हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं, वो सारी चीजें इस पूरे के पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो बेसिकली तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, यानी कि एक कंडक्टिंग वायर है, जब इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो बेसिकली फिर क्या होता है, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेसिकली कंडक्टिंग वायर्स में, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर, और उस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक करंट वायर में, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर में या इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कंटिन्यूअसली विथ पॉजिटिव आयंस, और ये जो निगेटिव आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव आयंस ही क्या करते हैं, कोलाइड होते हैं, टकराते हैं। दस एनर्जी टेकन फ्रॉम द बैटरी इज डेसिपेटेड, यानी कि बैटरी से जो एनर्जी आ रही है वो क्या हो रहा है, उसका डेसिपेशन हो रहा है। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, एनर्जी इज टेकन कंटिन्यूअसली फ्रॉम द बैटरी, यानी कि उस पूरे के पूरे सर्किट में करंट को बैलेंस रखने के लिए बैटरी से क्या आ रही, कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रही है। एंड दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द आयन ऑफ वायर बाय इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो किसमें ट्रांसफर हो रही है, तो आयंस में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। And this increase of thermal motion of ion, thus temperature of wire is rises, और इस थर्मल मोशन की वजह से क्या हो रहा है, वायर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हम अपने इस पूरे पूरे टॉपिक में आते हैं कि द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस इन ए वायर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या इसी को बोलते हैं जूल हीटिंग। यानी कि द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ वायर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यानी कि हीटिंग इफेक्ट मतलब जब किसी भी एक पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो होती है तो उसमें एक इफेक्ट आता है ड्यू टू इट्स करंट, और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब 1841 में जूल ने फाइंड किया, क्या फाइंड किया कि व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, जब किसी एक कंडक्टिंग वायर में करंट पास होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि जूल ने पता लगाया कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में आप करंट फ्लो करते हो तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू द वायर, यानी कि उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो स्क्वायर ऑफ करंट होगी जो उस वायर में फ्लो हो रही है। ओके, सो हियर H is proportional to the square of current. ओके, सेकंड फैक्टर क्या है भी, सेकंड क्या डिपेंडेंसी है, तो ये बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर के भी क्या हो रही है, हीट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा फ्लो करेगी, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम फ्लो करेगी। यानी कि ये रेजिस्टेंस है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा एक जो फैक्टर है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड, यानी कि उस टाइम पे भी डिपेंड करेगी, जिस पे उस टाइम पे डिपेंड करेगी जिस टाइम पे करंट उस वायर पे फ्लो कर रहा है। यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर इन तीनों रिजल्ट को हम कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या आता है, H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, या H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सो ये बेसिकली हमारा क्या है, रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट का डेरिवेशन कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में
जो हीट है, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट. It is directly proportional to the resistance of wire and it is directly proportional to the time at which current is flowing. तो इन तीन चीजों पे करंट क्या हो रही है, हीट डिपेंड कर रही है. उसके बाद हम अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे है एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है कुछ, ठीक है, उस पे करंट फ्लो हो रही है. इसका मतलब क्या है कि वर्क क्या होगा, इसमें होगा वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट. यानी कि करंट को अगर मेंटेन करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. एंड द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिमिलर टू दैट द फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स. यानी कि रेजिस्टेंस वही काम करता है जो कि मैकेनिक्स में फ्रिक्शन काम करती है. फ्रिक्शन यानी अपोज करता है किसको, मोशन को, और यहां पे रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को. ओके, सो टू मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग टाइम टी. तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पे, Q इंटू वी. वर्क डन कितना हो गया, Q इंटू वी, क्योंकि आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q. तो यहां से वर्क कितना हो गया, Q इंटू वी. बट Q क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी. Q क्या होता है, I इंटू टी, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी. तो यहां से आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी. अब अगर हम इस Q की वैल्यू यहां पे रख दे तो ये क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू वी आई टी. क्या मिल जाएगा आपको, वी आई टी. बट वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर. तो V की जगह पे अगर आई आर रख दे तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी. ये हो जाएगा आपका. ओके, दिस टेल्स दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड आर कंज्यूम्ड depends on the product of square of current, resistance and time taken. So electrical energy क्या है, VIT, और इसी को क्या लिख सकते हैं, I square R into T. ओके, एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, फ्यूज वायर, ये सारे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, एप्लीकेशन है. अब ये फ्यूज वायर क्या है भाई, तो फ्यूज वायर क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट वायर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर सेफ्टी. तो इलेक्ट्रिक डिवाइस की सेफ्टी के लिए एक लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं फ्यूज वायर. तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए. कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डिवाइस को क्या रखना है, सेफ रखना है, फॉर द सेफ्टी पर्पज. उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पावर की, कि भैया पावर क्या होता है. हमने एनर्जी तो पढ़ ली, अब पावर क्या होता है. The rate of loss of energy in an electric circuit is called electric power. So electric power is basically rate of flow of energy. जिस रेट से एनर्जी फ्लो होती है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पावर. यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, पावर इज एनर्जी बाई टाइम, या पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम. ये पावर हो गया, ठीक है. अब एनर्जी आपने देखी कितनी थी, आई स्क्वायर आर टी, और डिवाइड बाई टी कर दिया तो टी से टी हो गया कैंसिल आउट. यहां से पावर जो निकल के आया वो आया आई स्क्वायर आर. तो ये हमारा पावर आ गया. तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर. अब अगर यहीं पे मैं आर की जगह, आई की जगह क्या लिख दूं, बी बाई आर. तो ये आई स्क्वायर आर है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर. तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो पावर का एक नया फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर भी आ जाएगा, ठीक है. अब यहां से अगर ये आई स्क्वायर आर है, इससे मैं एक आई निकाल लूं
तो ये I इंटू आर लिखा जा सकता है, और आई आर क्या होता है, V होता है, तो इसको V और I भी लिख सकते हैं, तो V इंटू आई भी क्या लिखा जा सकता है। तो पावर के तीन फॉर्मूले निकल के आए, एक तो P इज इक्वल टू वी आई, दूसरा क्या है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा क्या है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो ये V है, ये V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस रजिस्टर के क्रॉस आपको पावर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे करंट क्या है, आई क्या है, करंट है, किसके अलोंग, जिस रजिस्टर के अलोंग आपको पावर फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे V अगेन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दैट रजिस्टर। और आपको कुछ चीजें बेसिक याद रखनी है, 1 किलोवाट आवर इसे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहा जाता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर, इसको ही बोलते हैं 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट भी बोला जाता है, क्योंकि घरों में जो एनर्जी यूज होती है वो यूनिट की फॉर्म में होती है। हम यूनिट में मेजर करते हैं ना, 5, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, ऐसे बिल आता है, ठीक है, तो यूनिट के हिसाब से पैसे लगते हैं हमारे। तो 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। अब ये वैल्यू कहां से आई, तो ये वैल्यू जो आई है वो आई है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, तो इसके आप क्या लिख सकते हो, 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट यानी कि 1000, तो ये वॉट में कन्वर्ट हो गया, और आवर को क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया, और ये 60 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 आ जाएगा, ये किस में आएगा, वॉट और सेकंड में आएगा। और आपको मालूम है कि एनर्जी जो पावर जो होता है एनर्जी बाई टाइम होता है, तो यहां से जो एनर्जी आएगी, एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी क्या है, जूल है, पावर क्या है, वॉट है, टाइम क्या है, सेकंड है, तो वॉट सेकंड को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें क्या मिलेगा, जूल मिलेगा, तो यहां से वॉट सेकंड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जूल, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा कन्वर्जन आ गया 1 किलोवाट आवर से जूल में कन्वर्जन, ठीक है। और 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल डिवाइड बाई 1 सेकंड, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, तो पावर की जगह 1 वॉट लिखे, वर्क एनर्जी की जगह 1 जूल लिखे, और टाइम की जगह 1 सेकंड लिखे, तो यानी कि 1 वॉट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। क्या बोला मैंने, 1 वॉट ऑफ पावर is defined as when 1 joule of work is done in 1 second. ओके, यानी कि 1 जूल का काम जब हर सेकंड किया जाता है तो उसमें जो पावर होता है दैट इज द 1 वॉट। ओके, और एक यूनिट है, इसको भी याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो ये हॉर्स पावर से वॉट में कन्वर्जन है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक पंप होते हैं जिसमें खेतों में पानी लगाते हैं, उसमें क्या होता है, हॉर्स पावर लिखा होता है कि 1 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब देखो, अब तो हो गई पूरी की पूरी थ्योरी, हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो थ्योरेटिकल नॉलेज था। थ्योरेटिकल नॉलेज तभी पता चल जाए जब उस पे कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, और न्यूमेरिकल के आंसर जब सही मिलते हैं तो पता चलता है भैया ठीक है, थ्योरी बहुत बढ़िया करी आपने। तो हम न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 100 जूल हीट आर प्रोड्यूस्ड each second in 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। ये इससे हीट कितनी मिल रही है, तो मिल रही है आपको 100 जूल, ठीक है। टाइम मतलब हर सेकंड मिल रही है, यानी टाइम कितना, 1 सेकंड, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए H इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमको याद है, हमने रख दिया, बाकी आप इसको
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से कन्वर्ट करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये H की जगह पे क्या रखेंगे 100 जूल, तो यहाँ पे H की जगह पे आप क्या रख दो 100 जूल। V स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस है 4 और टाइम है 1, तो ये जो V स्क्वायर आ गया वो आ गया कितना 400, तो V कितना आ गया 20 वोल्ट, तो V कितना आ गया 20 वोल्ट। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करोगे, कोई न्यूमेरिकल गलती नहीं करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो आपका 20 वोल्ट क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। यहां से आप देख सकते हैं 20 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन फटाफट देखो यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट, ठीक है। द करंट इज 0.5 एम्पियर, करंट कितना है 0.5 एम्पियर, ये स्मॉल एम है, इसको कैपिटल एम बना ले। व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, तो इस बल्ब का पावर कितना होगा, तो पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला यार V इंटू आई, तो V इंटू आई क्या हो गया पावर। अब V कितना 220, ठीक है। इसको 0.5 को क्या लिख सकते हैं हाफ, तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 110 वॉट, तो पावर कितना आ गया आपका 110 वॉट। तो यहां से आपको सिंपल पावर आ गया, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करो, गलती नहीं करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 110 वॉट क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिंपल से क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर, यानी कि 3 रुपीज पर किलोवाट लगता है, पर किलोवाट आवर यहाँ पे क्या है कॉस्ट है, ठीक है। तो हमें एनर्जी किस में निकालनी है किलोवाट आवर में निकालनी है, ठीक है। तो एनर्जी होती क्या है, तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। अब हमें पावर किस में रखना है किलोवाट में, और टाइम किस में रखना है आवर में। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर कितना आ जाएगा, ये 0.4। अब ये 0.4 क्यों लिख लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि हमें जो पावर लेना है किसमें लेना है किलोवाट में, यानी कि 400 वॉट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 1000 किलोवाट। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये आ गया 0.4, तो 0.4 इंटू टाइम कितना है 8 आवर, ठीक है। तो एनर्जी एक दिन में कितनी आ गई 3.2 किलोवाट आवर, ये एक दिन की एनर्जी है, ठीक है। कितने दिन की एनर्जी निकालनी है, पहले 30 दिन की एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी इन 30 डेज, तो एक दिन की एनर्जी कितनी है 3.2 किलोवाट, तो 30 डेज से कितनी हो जाएगी 30 इंटू 3.2, ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसका पॉइंट हट गया, ठीक है। 3 2 6 और 3 3 96 किलोवाट आवर, ये 30 दिन में क्या आ गया एनर्जी आ गई। अब 1 किलोवाट वॉट आवर का जो कॉस्ट है इन्होंने कितना रखा है 3 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट एनर्जी इतनी यूज हुई है, यानी कि 96 किलोवाट आवर यूज हुआ है। 1 किलोवाट का 3 रुपए लगता है, तो 96 किलोवाट का कितना हो जाएगा, तो 3 6 18, 3 9 27, तो ये 28, तो 288 रुपीज इसका क्या है टोटल चार्ज है इस एनर्जी का। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपके सामने आंसर है। अब बताओ इसमें ऐसी कौन सी चीज है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो तुमसे नहीं बनता, सारा कुछ तो बहुत इजी है, ठीक है। अब यहां पे लिखा है हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अर्थर टू अवॉइड शॉक, अवॉइड शॉक,
एवॉइड होगा, आपको झटका ना लगे भाई, आप सुरक्षित रहो, इसके लिए क्या करते हैं, इसको अर्थिंग से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि पूरा लेक्चर बहुत ही बेहतरीन रहा और मजा भी बहुत आया मुझे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और पढ़ाई करते रहे भैया, एग्जाम का इंतजार ना करें कि 2 दिन पहले जब हमारा एग्जाम होगा, जो एग्जाम में गैप मिलेगा उसी में पढ़ाई करेंगे, तब तो भैया तुम्हारा बंटाधार है। तो पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, फिजिक्स सीखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।